बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी, और आज हमारा टॉपिक है हाई वोल्टेज एसी जनरेशन। सो इससे पहले हम हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन भी पढ़ चुके हैं और हाई वोल्टेज इम्पल्स भी पढ़ चुके हैं। सही है। और इसके लिए हमने अच्छा, और हाई वोल्टेज एसी में भी हमने कुछ ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, मुख्तलिफ मेथड्स हमने पढ़े थे। ट्रांसफार्मर का भी हमने पढ़ा था, और फिर हमने इसका भी पढ़ा था, रेजोनेंस सर्किट का भी पढ़ा था। सही। ये पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था। हाई वोल्टेज डीसी के लिए हमने एक यूनिट सर्किट का हमने पढ़ा था, और हाई वोल्टेज इम्पल्स के लिए भी एक एक यूनिट। फिर हमने उसको मल्टीप्लायर सर्किट में कन्वर्ट कर दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर में ठीक है, उसके लिए हमने फार्मूले भी पढ़े थे, और हमने ये कहा था कि ये यानी एक यूनिट है। सही। तो ये जो है यानी कैस्केड में लग के तो दूसरी यूनिट के साथ इस तरह, तो वो आखिर में एक हाई वोल्टेज हमें मिल जाता है। ठीक है। तो हाई वोल्टेज इनकी जनरेटर्स हमने इसलिए पढ़ी थी कि अगर किसी भी इंसुलेटर को, चाहे वो फॉर एग्जांपल यानी केबल का इंसुलेटर है, या जो सेरामिक से बने हैं, वो इंसुलेटर्स हैं। सही। तो वो ये जो इंसुलेटर्स हैं, तो इनको अब टेस्ट करना है अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल लाइटनिंग के अगेंस्ट आपने इसको वो करना है, चेक करना है। तो लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज, हाई वोल्टेज इम्पल्स है। तो अब अगर हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर होगा नहीं, तो फिर हम इसको किस तरह टेस्ट कर पाएंगे? सही। तो इसके लिए हमने हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर हमने डिज़ाइन किया, और फिर जो है उसका जो आउटपुट आया, तो वो अगर आप लोगों को याद हो तो उसका कर्व इस तरह बन रहा था। और उसका जो वो उसकी जो इक्वेशन थी वो वी मैक्सिमम ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी माइनस ई रेज़ टू द पावर बीटा टी, ये इसका जो है वो था, इक्वेशन था। और आप लोगों को अगर याद हो तो अल्फा और बीटा ये रूट्स थे। ठीक है। अल्फा जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन था बीटा से। ठीक। सो ये जो है ये निहा वोल्टेज इम्पल्स। ठीक है। तो इसका एक सिंगल यूनिट हमने पढ़ा था, फिर हमने ये कहा था कि इसको हम कैस्केड में लगा के तो इससे काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हम बना सकते हैं। सही। अच्छा। तो और इस तरह हमने हाई वोल्टेज डीसी के लिए हमने क्या पढ़ा था? वोल्टेज डबलर सर्किट। सही। वोल्टेज डबलर सर्किट। तो हमने ये कहा था कि किस तरह ये वोल्टेज को डबल करता है। सही। बाकायदा हमने उसका एक सर्किट बनाया था। सही। एक यूनिट ये था, एक ये था। ठीक है। तो यहाँ पे भी कैपेसिटर और यहाँ पे भी कैपेसिटर। तो पहले हाफ साइकिल में ऑफ द इनपुट यहाँ पे वी प्रिपेयर हो जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सेकंड हाफ साइकिल है ये नेगेटिव का, उसमें भी यहाँ पे वोल्ट वी अपेयर हो जाता था। हम ये कहते थे आफ्टर कंप्लीट हाफ साइकिल वी गॉट टू वी, मीन्स इट डबल द वोल्टेज। मगर ये डबल वोल्टेज को डबल नहीं करता है, तो ये असल में हमने उसको स्टोर रखा हुआ है। कैपेसिटर हमने इसलिए लगाए हैं ताकि आप स्टोर रहे। अगर कैपेसिटर नहीं होंगे तो फिर यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने रेजिस्टर लगा दिए तो वो तो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो डिसिपेट करेगा पावर को। सही। जरा हाई वोल्टेज एसी जनरेशन में आज हम टेस्ला कॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। टेस्ला कॉइल
ये एक उसका जो डिज़ाइनर था उसका नाम निकोला टेस्ला था। तो इसकी वजह से इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, टेस्ला कॉइल पड़ गया। अच्छा। सो और 1891 में, यानी आप सोचें कि इस कितने जो है पहले से ये डेवलपमेंट चली आ रही है। सही। तो 1891 में इन्होंने ये डिज़ाइन किया था, और ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेटर है, ठीक है। रेजोनेंस के बारे में आप लोग जानते हैं। सही है। यानी अब जो कोई भी ऑसिलेटिंग डिवाइस हो, सही है, फॉर एग्जांपल आप पेंडुलम पेंडुलम को ले लें, ठीक है, जो कि स्विंग करता है उसको हम ऑसिलेटिंग वो करते हैं, कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन जो करे उसको हम ऑसिलेटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। यानी उस आए और जाए इसको कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है, इस तरह। तो अब ये जो है इधर आएगा तो इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, और ये इधर आएगा तो वो इस पोजीशन में होगा, ठीक है। तो इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और ठीक है, यानी 1 सेकंड में जितने साइकिल ये कंप्लीट करता है उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एयर फ्रैक्शन नहीं है तो ये कभी भी ऑसिलेशन स्टॉप नहीं करेगा। ये मीन इसकी oscillation जारी रहेगी, ठीक है। तो ये रेजोनेंस सर्किट में भी इस तरह होता है। अच्छा, इसका रियल जो वो होगा oscillation होगा वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होगा, इस तरह, जिस तरह स्विंग का भी इस तरह होता है, ठीक है। और फिर जो है इस तरह, इस तरह, इस तरह, आखिर में वो ज़ीरो हो जाता है। सही। स्विंग जो होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये अब मीन फॉर एग्जांपल स्विंग है तो ये भी इस तरह स्विंगिंग करेगा। तो अच्छा, तो इसकी भी ऑसिलेशन हो, ये फिर आखिर में स्टॉप हो जाता है अगर तो इसको यानी अगर फॉर एग्जांपल ये जितना इसकी स्पीड कम होती है उतनी उसको आप पुश देते हैं, ठीक है। तो फिर ये तो कभी स्टॉप नहीं होगा, ये जो है यानी चलता रहेगा अगर इसको आप वो देते हैं, यानी यानी और इनपुट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम रेजोनेंस सर्किट की तरफ थे, ये इसलिए मैंने वो किया ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ हो कि ये सर क्या होता है। तो रेजोनेंस सर्किट में एक होता है इंडक्टर, ठीक है, और एक होता है उसमें कैपेसिटर। सही। इसको कहते हैं रेजोनेंस सर्किट। अच्छा, तो अब इसमें भी यही है कि यानी पहले ये यानी फॉर एग्जांपल चार्ज होता है, ठीक है, फिर जब ये डिस्चार्ज होता है तो इसमें वो जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी वो कर देता है, स्टोर कर देता है। फिर जब ये डीमैग्नेटाइज होता है तो फिर ये तो इस तरह, यानी ये एक आगे वाला काम दे रहा है दूसरे पीछे वाला, इस तरह, यानी टू एंड फ्रो। अगर ये फॉर एग्जांपल टू का काम दे रहा है तो ये फ्रो का काम दे रहा है। टू एंड फ्रो तो मैं अभी समझा चुका हूँ ना। ये फॉर एग्जांपल ये टू है तो ये फ्रो है। सही। तो अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे नहीं होगा, और अगर यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे नहीं होगा। तो ये दो मुख्तलिफ वो हैं, तो इस तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। ये जितने भी वो हैं कम्युनिकेशन के, वो ये सर रेजोनेंस पे काम करते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह इसको ट्यून सर्किट भी बोलते हैं, ट्यून, TUNE, ट्यून सर्किट। तो रेडियो इसकी अच्छी मिसाल है, ठीक है, टेलीविजन इसकी अच्छी मिसाल है, ठीक है। तो ये जितने भी ये कार्डलेस वगैरह ये सारे जो हैं, ठीक है। अच्छा, सो रेजोनेंस सर्किट, तो टेस्ला भी एक रेजोनेंस सर्किट है, क्यों? क्योंकि इसमें, अच्छा, इसको रेजोनेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट। उसकी वजह ये है कि इसमें रेजोनेंट यानी ट्यून सर्किट भी होता है इसमें एक, और दूसरा उसमें ट्रांसफार्मर भी होता है, ठीक है। हम यानी इनपुट ट्रांसफार्मर इनपुट देते हैं, और जो है इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वो जो है इधर सेकेंडरी साइड पे आ जाता है। ये सेकेंडरी साइड है और ये प्राइमरी साइड है। सही। सो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज
लो करंट, आपको पता है ट्रांसफार्मर में अगर हाई वोल्टेज होगा आउटपुट साइड पे तो करंट जो है वो कम होगा, और अगर वोल्टेज कम होगा, लो होगा, तो करंट उससे हाई होगा। ये आपको पता है, ठीक है। तो अच्छा, और हाई फ्रीक्वेंसी भी वो करता है, प्रोड्यूस करता है हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो ऑसिलेशन करता है, तो ऑसिलेशन से आपको पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी आप अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करता है इन दोनों के एलिमेंट्स के वैल्यू पे। यानी आपको पता है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला ये है 1/2 पाई LC अंडर द रूट। तो ये जो है उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सो a Tesla coil is a radio frequency, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको पता है हर फ्रिक्वेंसी का अपना रेंज होता है, यानी माइक्रोवेव, माइक्रो फ्रिक्वेंसी, इस तरह रेडियो फ्रिक्वेंसी, इस तरह अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इन सब की अपनी रेंज होती है, ठीक है। तो ये जो टेस्ला कॉइल है ये किस रेंज में, रेडियो फ्रिक्वेंसी के रेंज में ये प्रोड्यूस करता है ऑसिलेशन। इसकी जो स्विंगिंग होती है ये वाली, ठीक है, ऑसिलेशन जो है ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी, यानी 1 सेकंड में ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज वो आगे आ रहा है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, सो दैट ड्राइव्स एन एयर कोर, अच्छा एयर कोर ट्रांसफार्मर इसमें यूज हुआ है। आपको पता है कि यानी फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह कॉइल इस तरह हो, ठीक है, और बीच में कोई आयरन ना हो, तो अगर आयरन होता है तो फिर हम इसको इस तरह, या कोई और कोर होता है तो हम इस तरह डबल वो लाइंस लगा देते हैं हम। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये आयरन कोर है, सही। तो अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो यानी अगर ये इस तरह है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये क्या है, आ, ये जो है अफरासियाब द माइक म्यूट का। अच्छा, ये फिर एयर कोर कहलाता है, यानी इसमें क्या है, यानी एयर, बस सिर्फ इसको तरह वाइंडिंग हुई है, मगर यानी ये वाइंडिंग आयरन कोर के उससे नहीं हुई जिस तरह सॉलिनोइड में होता है, बस वैसे ही इसको घुमाया हुआ है। तो जब वैसे इसको घुमाया हुआ हो तो फिर हम इसको एयर कोर कहते हैं, यानी इसमें एयर फ्लो हो रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, सही है। तो इसको हम एयर कोर, अच्छा डबल ट्यून एयर कोर डबल ट्यून रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर, रेजोनेटिंग सर्किट और रेजोनेंट ट्रांसफार्मर तो इसलिए कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें रेजोनेंट सर्किट यूज होता है और ट्रांसफार्मर होता है, तो इस वजह से ये रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है। और डबल ट्यून इस वजह से क्या है, क्योंकि इसमें दो ट्यून सर्किट यूज होती हैं, यानी दो इंडक्टर और दो कैपेसिटर। तो एक ट्यून सर्किट के लिए एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर की जरूरत होती है। तो अगर डबल ट्यून होगा तो फिर दो इंडक्टर और दो कैपेसिटर यूज होंगे, सही। अच्छा, टेस्ला ओरिजिनल सर्किट एज वेल एज मॉडर्न coil uses a simple spar gap to excite the oscillation in the tune transformer। अच्छा, तो स्पार गैप आपको पता है ये इस तरह का एक वो होता है, बॉल होता है, इस इधर एक बॉल होता है, ठीक है। और ये जो है इन के अंदर बीच में होता है क्या, एयर। अच्छा, ये जो वो है एयर है, आपको पता है कि एयर की अपनी एक डायरेक्ट स्ट्रेंथ होती है, और अगर लेट सपोज इसमें से फॉर एग्जांपल इसको मैं वोल्टेज दूं तो इससे तब तक करंट फ्लो नहीं होगी, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि ये यहाँ से यानी इसका ब्रेक डाउन ना हो जाए, इससे फ्लो ना स्टार्ट हो, ठीक है। तो तब तक ये ओपन सर्किट रहेगा। यानी अगर कोई कहे कि एयर से करंट फ्लो हो सकता है तो हाँ, ठीक है। तो एयर जब तक ये वोल्टेज उतना नहीं है जितना कि इसके लिए चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि
1 सेंटीमीटर के लिए 21.1 kV वो चाहिए। अगर सेंटीमीटर ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर गैप है, तो फिर 21 को दें तो 84, 21 × 4, ठीक है, तो फिर कितना होगा 84 kV की ज़रूरत होगी कि इसका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो फिर तब ये सर्किट क्लोज होगा। असल में ये जो है स्विच के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिस तरह बटन नहीं होता, ठीक है, बटन होता है तो वो यानी हम ये कहते हैं कि इसको यानी फॉर एग्जांपल आपने वो रेजोनेंस सर्किट में भी इस तरह देखे होंगे, इस तरह का स्विच, ठीक है, ये तो इसको जो है यानी जब इस तरह किया जाता है तो ये बंद हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है। इस तरह करते हैं तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है। ये स्टार्ट में जब तक ये वोल्टेज अचीव नहीं होता तब तक ये क्या रहता है, ओपन रहता है, यानी ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ठीक है। और अगर जब ये यानी वो वोल्टेज इतना अचीव हो जाए कि इसका ब्रेक डाउन हो सके तो फिर ये इसकी मिसाल इस तरह होती है कि ये बिल्कुल इस तरह बंद हो जाती है, यानी इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पार्क गैप जो है ये स्विच के तौर पे इस्तेमाल होता है। और टू एक्साइट द ऑसिलेशन इन, यानी जैसे ही ये स्विच क्लोज हो जाए, यानी इसमें से वो स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सप्लाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज अपेयर हो सके, ठीक है ना, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो हो सके और वोल्टेज जो है हाई अपेयर हो सके। यानी इसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि क्या, ठीक है। और अगर इससे ये भी फ़ायदा है कि अगर रिवर्स कोई करंट फ्लो होगा यहाँ से, तब भी वो इसको जाने नहीं देगा, उसको ओपन सर्किट का काम देगा, क्योंकि वोल्टेज कम होगा, सही है। तो वोल्टेज कम होगा तो वापसी का रास्ता इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, सही है। तो रिवर्स करंट को भी रोकने के लिए सर, तो ट्यून्ड सर्किट, ठीक है। अच्छा, मोर सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन यूजेस ट्रांजिस्टर एंड थायरिस्टर्स। अच्छा, आजकल के जो मॉडर्न यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है का इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है आम इलेक्ट्रॉनिक्स में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फ़र्क है कि आम इलेक्ट्रॉनिक्स का वोल्टेज कम होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो होता ही हाई वोल्टेज के लिए है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर्स और हाई वोल्टेज थायरिस्टर्स ये स्विचेस यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वैक्यूम, ये क्या है, इंस्टेड ऑफ दिस स्पार्क गैप, ठीक है। तो स्पार्क गैप के बजाय आजकल मॉडर्न उसमें डिज़ाइंस में थायरिस्टर्स, और ये आपको पता है कि ये इन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर भी काम करता है मगर एज ए स्विच भी काम देता है, इस तरह थायरिस्टर भी एज ए स्विच भी काम देता है। तो आजकल ये कह रहे हैं कि आजकल स्पार्क गैप के बजाय ये भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, तो टेस्ला कॉइल कैन प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम 50 kilovolts to several million volts for large coil, सही। ये कह रहे हैं कि जो वो होता है टेस्ला कॉइल, ये कम से कम 50 किलोवोल्ट से लेकर कहीं मिलियन, मिलियन आपको पता है 10 लाख को कहते हैं, ठीक है, वोल्ट्स तक ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। The alternating current output is in the low radio frequency range usually between, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो ऑसिलेशन होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में होती है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज तो खैर ज़्यादा है, मगर लो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब ये है कि जो लोअर रेंज है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेंज है तो ये वाला यानी लोअर रेंज, ठीक है। ये फिर मीडियम रेंज कहलाएगा और ये हाई रेंज कहलाएगा फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो 50 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक के रेंज में ये यानी 1 सेकंड में इतने ऑसिलेशन करता है, इतनी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये रहा अब इसका सर्किट। अब मैं ये आपको समझाता हूँ। हमने कहा था कि ये क्या है, अच्छा, स्पार्क गैप बेस्ट, स्पार्क गैप बेस्ट इसलिए लिखा है कि मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न
वो हैं, उसमें स्पार्क गैप यूज़ नहीं होता, उसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं एज ए स्विच, ठीक है। मगर यहाँ पे इन्होंने वो यूज़ किया है। अच्छा, सो तो इसी ये स्पार्क गैप बेस्ड वो होगा, टेस्ला कॉयल है, सही। अच्छा, और फिर हमने ये कहा था कि ये डबल ट्यून्ड वो है ट्रांसफार्मर सर्किट है। तो डबल ट्यून्ड किस तरह है, देखिए एक ये हुआ, तो ये एक ट्यून सर्किट है, ठीक है, ट्यून सर्किट 1, और ये वाला ये इंडक्टर L, और ये जो है यानी ट्यून सर्किट 2, तो इस चीज़ को डबल ट्यून कहते हैं। एक ट्यून सर्किट प्राइमरी साइड पे और एक ट्यून सर्किट सेकेंडरी साइड पे होता है, और ये दोनों आपस में टू एंड फ्रो का काम देते हैं, ठीक है। जब ये यानी ट्यून होता है तो ये ट्यून नहीं होता, ये ऑफ होता है, और जब ये ट्यून होता है तो ये ऑफ होता है, ठीक है। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह सेट की हुई होती है, ठीक है। ये आप फिर एल को आप यानी यहाँ से वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ से चेंज करेंगे तो आप यानी अगर कोई कहे कि हम एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे, तो आप एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है। आप ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं तो टर्न ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से करें टेपिंग, ये टेपिंग ये इसको, रेगुलेटर की तरह है सर। जी ये रेगुलेटर की तरह है। बिल्कुल रेगुलेटर की तरह है, सही है। हाँ कि यानी चेंज चेंज होता रहता है, सही है। ओके, सो इंडक्टेंस की जो है आप इस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं ताकि ट्यूनिंग हो जाए, सही है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो 1/2 पाई LC होल अंडर द रूट, सही। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, C आपके पास फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप L फाइंड कर सकते हैं। तो L को कम हो जाता है, इस यहाँ से पर कर लेंगे, क्योंकि जितनी L की ज़रूरत होगी, सही है। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए। अच्छा, इसकी इसको फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं F1 कह देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी को फॉर एग्जांपल F2 कह देता हूँ, सही। ये रहा ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ से हम लो वोल्टेज देंगे, ठीक है, और इस साइड पे हम हाई वोल्टेज हासिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो ये तो खैर इनपुट है, मगर यहाँ पे हम हाई वोल्टेज के लिए फिर ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। ये असल में ये होता है इस तरह स्प्रिंग शक्ल में, इस तरह। ये प्रैक्टिकली मैंने इसकी वीडियो देखी थी, तो उसमें इस तरह एक स्प्रिंग स्प्रिंग शक्ल इस तरह होती है, ठीक है। तो इस हर कॉइल के बीच जो है वो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है। आपने ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी में पढ़ा होगा कि जो इंसुलेटर्स होती हैं, ठीक है, तो इंसुलेटर का जो वो है यानी फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग मेरी सही नहीं है, अगर ये फॉर एग्जांपल इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, तो इसके यानी यहाँ पे भी कैपेसिटिव इफेक्ट, यहाँ पे भी कैपेसिटिव, यहाँ पे भी, ठीक है। वो C1 C2 C3 अगर आप लोगों को याद हो, उस तरह आप करते थे, सही। तो यहाँ पे भी इस तरह है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल, यहाँ पे दूसरा, तो वो उसकी वजह से इस तरह कैपेसिटिव इफेक्ट। तो हम इसको नेट कैपेसिटेंस यहाँ से यहाँ तक नेट कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं, सही। यहाँ पे तो ये बात याद रखें कि यहाँ पे हम बाकायदा तौर पे वो करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है ना। मगर यहाँ पे देखें ये डैश 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 से शो हुआ है। डैश डैश से शो होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कैपेसिटर हमने लगाया नहीं है, मगर यहाँ पे कैपेसिटर इफेक्ट है बिकॉज ऑफ दीज कॉइल्स, ठीक है ना। तो इसको स्ट्रे कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है, स्ट्रे कैपेसिटेंस। यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया है, बाकायदा इंस्टॉल किया है, ठीक है, मगर यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया नहीं। यहाँ पे कैपेसिटर इफेक्ट होता है, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह आप ट्रांसमिशन उसमें करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन को अगर कोई आपको कहे कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट डायग्राम बनाओ, तो आप एक
वो बनाते हैं रेजिस्टर, और फिर आप लोग बनाते हैं इंडक्टर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग बना देते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं, ठीक है। तो ये बना देते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टर कहाँ से आया, इंडक्टर कहाँ से आया और कैपेसिटर कहाँ से आया। उस ट्रांसमिशन लाइन के वायर की अपनी जो रेजिस्टेंस है वो आर कहलाएगी यहाँ पे, और उसमें जो इंडक्टेंस है वो ये, और ट्रांसमिशन लाइन और अर्थ के बीच या ट्रांसमिशन लाइन और दूसरी ट्रांसमिशन लाइन के बीच जो कैपेसिटर इफेक्ट होता है या असल में वो है। तो हमने यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगाया नहीं है, अगर फिर भी कैपेसिटर इफेक्ट होता है, तो उस वजह से हम जब ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम कैपेसिटर को इस तरह वो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने ये लगाया हुआ हो ट्रांसमिशन लाइन में। हम ये लगाए नहीं होते, मगर कैपेसिटर इफेक्ट के होने की वजह से ये जो है हम इसको बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी फिर करंट फ्लो होता है और एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी पे असर पड़ता है अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए हो ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। सो ये इस वजह से, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने बाकायदा लगाया है, तो ये एक ट्यून सर्किट, इन दोनों से एक ट्यून सर्किट और इन दोनों से दूसरा ट्यून सर्किट, ठीक है। अच्छा, तो ये लोड है, सही है। अच्छा, तो ये हुआ आप लोगों का सर्किट। अब हम इसकी ऑपरेशन वो सारा कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, ये हाई वोल्टेज सप्लाई ट्रांसफार्मर टी टू स्टेप अप AC main voltage up to high enough voltage to jump the spark gap। कह रहे हैं कि आपने ट्रांसफार्मर सप्लाई ट्रांसफार्मर से इतनी वोल्टेज देनी है कि वो इनफ टू जंप द स्पार्क गैप, कि वो स्पार्क गैप को जंप कर सके। अगर आपने कम वोल्टेज दिया है तो जाहिर बात है वो तो फिर जंप नहीं कर पाएगा। तो कितना, प्रैक्टिकली कितना, प्रैक्टिकली 5 to 30 kV, ठीक है। अच्छा, अगर गैप कम होगा तो 5 से भी काम चल जाएगा, यानी सेंटीमीटर से भी कम हो, सही है। और अगर जितनी ज़्यादा होगा तो आपको पता है ये फिर इतना, ठीक है। डिपेंड करता है उसकी गैप पे, ये भी मैं यहाँ पे मिसाल दे चुका हूँ, ठीक है। A capacitor C1 that forms a tuned circuit with primary winding L1, C1 L1 के साथ मिल के, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के साथ मिल के ये एक ट्यून सर्किट बनाता है। स्पार्क गैप जो कि SG से रिप्रेजेंट हुआ है, दैट एक्ट्स एज ए स्विच, ये भी मैं बता चुका हूँ। टेस्ला कॉयल L1 L2। अच्छा, यहाँ पे इस दूसरी साइड पे ये जो टेस्ला कॉयल है, ठीक है, ये एन एयर कोल्ड डबल ट्यून ट्रांसफार्मर विच जनरेट्स द हाई वोल्टेज। यहाँ पे जो है फिर हम हाई वोल्टेज हमें मिलता है इस साइड पे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने टर्न्स ज़्यादा किए हैं, यहाँ पे टर्न्स कम है, यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा है, तो आपको पता है जब टर्न्स सेकेंडरी साइड पे ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा वोल्टेज आप अचीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुआ खैर ज़्यादा हाई वोल्टेज को, अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी वो करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, हालांकि हमारा टॉपिक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करना नहीं है, मगर इसका फंक्शन हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करना भी है। तो फिर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आप लोग फिर ओसिलेशन को, ये फिर आखिर में आ रहा है कि किस तरह जो है एल और सी की वैल्यू को चेंज करके आप हाई फ्रिक्वेंसी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम फ्रिक्वेंसी के आखिर में पढ़ लेंगे। Optionally, a capacitive electrode top load O in the form of smooth metal sphere और टोरस अटैच। टोरस जो है ये इस तरह, यानी इस तरह वो जो स्प्रिंग शक्ल में जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। ये इस साइड पे ये वाला, ठीक है। तो इसमें फिर कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। The primary coil L1 consisting of the relatively few turns of heavy copper wire is connected to capacitor C1 through spark gap। बहुत कम वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्पार्क गैप के थ्रू कैपेसिटर पे वो होता है, कनेक्ट होता है, सही। अच्छा, और द सेकेंडरी कॉइल L2 कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्न्स 100 to 1000 फाइन वायर, बहुत फाइन कहते हैं, बहुत ही थिन, ठीक है, नाजुक से, ऑन ए हॉलो। हॉलो इस वजह से कि मैंने आपको बताया कि एयर कोड है, ठीक है ना, एयर कोड है।
तो hollow cylindrical form inside the primary. The capacitor, the secondary is not connected to an actual capacitor. ये मैं बता चुका हूँ कि secondary side जो है ये किसी actual capacitor के साथ connect नहीं है। यहाँ पे कोई capacitor हमने लगाया नहीं है। But it also functions as a LC circuit. ये मगर ये फिर भी LC circuit के तौर पे काम देता है। The inductance of L2 resonates with stray capacitance. इसको मैंने आपको बताया कि stray capacitance होते हैं. The sum of the stray parasitic capacitance between the winding of the coil. एक coil और दूसरी coil के बीच windings जो हैं इसमें capacitance effect होता है, तो हम इनका एक मजमुआ, एक sum ले लेते हैं, ठीक है, sum of the all the capacitance, तो हम इसको C2 बोल देते हैं, ठीक है, and the capacitance of the toroid metal electrode attached to the hard terminal, ठीक है. The primary and the secondary circuit are tuned so they resonate at the same frequency. Primary और secondary circuit को आपने इस तरह ट्यून करना है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर सके, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. अगर एक 10 किलो हर्ट्स पे ट्यून कर रहा है तो आपने इस तरह डिजाइनिंग करनी है कि दूसरा भी 10 किलो हर्ट्ज भी हो. दे हैव द सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों की सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. दिस अलाउ देम टू एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि एक अगर वो रहेगा टू तो दूसरा फ्रो, ठीक है. So the oscillating current alternates back and forth between the primary and the secondary coils. In physics, these two coupled tank circuit ट्यून सर्किट को टैंक सर्किट भी बोलते हैं. अभी जो मैंने आपको बताया, बना के दिया था ये, ठीक है, ये इसको ट्यून सर्किट भी बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है टैंक सर्किट, इसको टैंक सर्किट. सो इन फिजिक्स दीज टू कपल्ड, ये कपल्ड होते हैं, मैंने आपको बताया ये L1 और C1 से बनने वाला ट्यून सर्किट और L2 और C2 से, ठीक है. कपल्ड का मतलब ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है. दीज टू कपल्ड टैंक सर्किट्स आर आल्सो नोन एज कपल्ड ऑसिलेटर्स. ऑसिलेटर्स आपको पता है जो चीज़ टू एंड फ्रो मोशन करती है उसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं. पेंडुलम भी ऑसिलेटर है, ट्यूनिंग फोर्क भी ऑसिलेटर है, ठीक है ना, और ये क्या कहते हैं स्विंग टालचेवर, तो वो भी ऑसिलेटर है, ठीक है. The current from the supply T charges the capacitor C1 to a high voltage. जो सप्लाई ट्रांसफार्मर होगा वो कैपेसिटर C1 को हाई वोल्टेज तक वो कर लेगा, चार्ज कर लेगा. हाई वोल्टेज तक इसलिए चार्ज करना होगा क्योंकि वो स्पार्क गैप को कवर करेगा. अगर लो वोल्टेज बिलफर्ज दे दे तो ये तो फिर ओपन का ओपन ही रह जाएगा, आगे तो करंट जाएगा ही नहीं. तो इसकी वजह से हमने हाई वोल्टेज को वो करना है, सप्लाई देनी है, ठीक है. When the voltage crosses the across the capacitor reaches the breakdown voltage of the spark gap, a spark starts. Spark start होगा, reducing the spark gap resistance. इस वक्त के साथ साथ resistance कम होता जाएगा to a low value. This completes the primary circuit. इससे प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. जब स्पार्क प्लग जो है सॉरी स्पार्क प्लग नहीं, स्पार्क गैप, ठीक है, जब ये वो हो जाए यानी वो ओवरकम हो जाए, उसका ब्रेक डाउन हो जाए, तो फिर क्या होगा कि यानी जो वो कंप्लीट हो जाएगा, प्राइमरी साइड कंप्लीट हो जाएगा. दिस कंप्लीट्स द प्राइमरी सर्किट एंड करंट फ्रॉम द कैपेसिटर फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल L1, ठीक है. वो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो जाहिर बात है L1 की तरफ देखें, जब हाई वोल्टेज हम देंगे ये ओवरकम हो जाएगा तो L1 की तरफ करंट चला जाएगा. अच्छा, कैपेसिटर फ्लोज थ्रू दी primary coil L1. The current flows rapidly back and forth between the plates of the capacitor through the coils, generating the radio frequency oscillation current in the primary circuit at the. अच्छा, तो मैं आपको बताया भी था, जैसे यहाँ पे, ठीक है, वो होगा तो जब ये चार्ज होगा तो, ठीक है, चार्ज होगा तो उस वक्त ये इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी. तो जब ये डिस्चार्ज होगा उससे इसकी एनर्जी मिल जाएगी, तो ये
इसमें नहीं होगी। तो यानी इन दोनों में एक वक्त में एक ही वो होगा। तो इसकी मिसाल बिल्कुल इसकी तरह है। जब ये यहाँ पे होता है यानी या इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होती है तो उधर कोई पोटेंशियल नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। जब उधर एनर्जी होती है तो इधर नहीं होती। तो यानी ये बारी बारी, इसको 2 और 4 को आप बारी बारी भी कहते हैं कि ये जो है वो करता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, अब तो इसकी वजह से ये जो जब एक करता है दूसरा नहीं, तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यानी जब एक में एनर्जी होती दूसरी में नहीं होती। जब तो ठीक है, तो इसको कहते हैं यानी जब ये ऊपर है तो नीचे नहीं है, जब ये नीचे है तो ऊपर नहीं है। तो इसकी वजह से जो है ये यानी इसकी ये हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कैपेसिटर की एनर्जी है और ये वाली इंडक्टर की एनर्जी है, ठीक है। सो ये तो इससे ऑसिलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। और तो ट्यूनिंग इससे स्टार्ट होगी। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, इन दोनों की केस में भी यही होगा, वो आगे हम जाके पढ़ते हैं। इन दी ऑसिलेटिंग magnetic field of the primary winding induces an oscillating current in the secondary winding। secondary winding को करंट कहाँ से मिलेगा, इसको कहाँ से मिलेगा, इनकी इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से, ठीक है। देखिए, induces an oscillating current into the secondary side L2 by the Faraday law of induction। आपकी ट्रांसफॉर्मर एक्शन का पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू पे। although the need of the secondary coil are open, it also acts as a ट्यून सर्किट। ये भी ट्यून सर्किट के तौर पे काम देते हैं। ये दूसरा वाला L2 और C2 वाला। ड्यू टू कैपेसिटेंस C2 द सम ऑफ द पैरासिटिक कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्न ऑफ द, ये मैं बता चुका हूँ कि टर्न्स के बीच जो कैपेसिटेंस होते हैं इनको सम अप किया जाता है और एक ही वो हासिल किया जाता है कैपेसिटेंस। द करंट फ्लो रैपिडली बैक एंड फोर्थ थ्रू द सेकेंडरी कॉइल बिटवीन इट्स एंड्स। तो इसमें भी इस तरह होता है जिस तरह दूसरे में होता है, यानी L1 और C2 में सर, तो इस तरह L2 और C2 में भी इस तरह बैक एंड फोर्थ। यानी बैक एंड फोर्थ का मतलब है जब एक चार्ज होगा तो दूसरा नहीं होगा, जब दूसरा होगा तो तीसरा नहीं, इस तरह, ठीक है। तो इससे इसमें भी वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट आउटपुट वोल्टेज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यून सर्किट आर एडजस्टेड टू रेजोनेंस विद ईच अदर। अगर आपने हाई वोल्टेज हासिल करनी है तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि दोनों सर्किट को वो ट्यून करे ताकि ये एक ही उसमें, यानी इसकी मिसाल इस तरह है कि आप वो करें, यानी एक पेंडुलम है, ठीक है, और दूसरा भी पेंडुलम है, ठीक है। जब ये आगे हो, यानी फॉर एग्जांपल जब ये पीछे होगा और ये आगे होगा, और ये जब पीछे होगा ये आगे होगा, तो अगर नहीं बारी बारी, तो फिर इससे हाई वो काज नहीं होगा। अगर आपने हाई वो काज करनी है तो जब ये आगे होगा तो इसको भी आगे रखना चाहिए। ये एक ही मूवमेंट इनकी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक, ट्यूनिंग एक जैसी होनी चाहिए, तब आपको लार्जेस्ट हाई आउटपुट voltage मिलेगा। The resonance frequency of the primary and the secondary circuit F1 and F2 are determined by the inductance and the capacitance। inductance और capacitance की वैल्यू की मदद से आप F1 और F2 फाइंड कर सकते हैं। ये रहा Fn is equal to 1/2 pi L1 C1 और F2 is equal to 1/2 pi। तो L1 भी आपको मैंने बताया कि इंडक्टेंस ट्यून सर्किट का L1 C1 है, ये भी L2 C2 है, सही है। दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी F1 और F2 नहीं होगी, फिर दोनों की वैल्यू को हम F कह देंगे, ठीक है। और इसका मतलब है कि L1 C1 का प्रोडक्ट L2 C2 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अमूमन कितनी 50 किलो हर्ट्ज एंड 1 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, इस रेंज में ये वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, जो एनर्जी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी, वो एनर्जी वहाँ पे स्टोर होगी। तो वो एनर्जी अगर आपने फाइंड करनी है तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर। C1 क्या है, कैपेसिटर C1 का कैपेसिटेंस है, और इसके अकराज जितना वोल्टेज मिला है वो V1 होगा, ठीक है। यानी ये वाला इस साइड पे V1 होगा, ठीक है, ये वाला ये वाला V1 होगा और ये वाला V2 होगा, सही। तो W2 ये, तो दोनों मैंने आपको बताया दोनों एनर्जी बराबर होंगी, तो दोनों का आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है यानी अच्छा, कल जो लेक्चर था तो वो पिछले वीक में
लैब का वो था, मुझे पता नहीं था, मगर मैंने फिर भी एक क्लास उसमें ली थी। तो वो पिछली वीक वाली, यानी मंडे के दिन, यानी कल वाले दिन के साथ वो फिर वो हो जाती है, कंपनसेट हो जाती है। सही। तो 40 मिनट्स का वो है, तो वो भी ओवर हो गया है। तो अगर आपको का कोई क्वेश्चन है तो खैर वो आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं। सही है।